फेड ने कल रेट कट अनाउंस किया है और देर रात में। और यहाँ पे फेड जब भी रेट कट करता है तो डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट में एक उथल पुथल वाला सिचुएशन रहता है। तो एग्जैक्टली इस रेट कट का इंडियन मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा, इंडियन स्टॉक्स पे या सेक्टर्स पे किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, कौन से सेक्टर्स जो होंगे वो विनर्स होंगे, कौन से सेक्टर्स जो होंगे वो लूजर्स होंगे, किन स्टॉक्स पे प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो इससे पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, यहाँ पे जो भी हम लोग स्टॉक्स या स्पेसिफिक सेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होगा। यहाँ पे जो भी हमारा डिस्कशन हो रहा है वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए हो रहा है। कोई भी बाइंग या सेलिंग डिसीजन लेने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर आप सलाह लेंगे। सो कमिंग टू द पॉइंट, सबसे पहले तो फेड ने क्या अनाउंस किया है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो 18 सितंबर 2025 यानी कि कल देर रात के समय अगर आप नोटिस करेंगे तो फेड ने अनाउंस किया कि वो जो है अपना रेट जो है वो 4.25% से 4% पे लेके आ गया, यानी 25 बेसिस पॉइंट का जो है रेट कट अनाउंस किया गया। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इस साल का ये पहला रेट कट है, तो ये अपने आप में यूनिक है, क्योंकि बहुत टाइम बाद में फेड के द्वारा जो है वो रेट कट अनाउंस किया गया है। इस साल का ये पहला रेट कट हमें देखने को मिल रहा है 25 बेसिस पॉइंट का। अब इसमें सिचुएशन ये है कि अब एग्जैक्टली रेट कट किन सिचुएशंस में किया जाता है, या फेड किन सिचुएशंस को कोट करती है, या किन सिचुएशंस में रेट कट लेके आती है। तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो जब इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ जा रही होती है, मार्केट में अगर आप नोटिस करेंगे तो जॉब ग्रोथ जब स्लो हो जाता है तो ग्रोथ एक तरह से स्टिमुलेट करने के लिए, अ, एक तरह से बूस्टर डोज देने के लिए इकोनॉमी में जो है फेड जो है वो रेट कट लेके आती है। रेट कट का सिंपल मीनिंग होता है कि लोगों की बोरोइंग के लिए जो कॉस्ट लगेगा वो अब कम, एक तरह से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इसके कारण से मार्केट में जो है लिक्विडिटी रश होगा, और मार्केट में लोग पार्टिसिपेंट्स को या लोगों को जो है चीपर इंटरेस्ट रेट पे जो है कैपिटल अवेलेबल होगा, पूंजी अवेलेबल होगा, और वो मार्केट में जो है वो अच्छा खासा इन्वेस्ट कर पाएंगे, जिससे इकोनॉमी का जो पहिया है उसको घुमाने में एक नीडेड जो हेल्प है वो मिल जाएगा। तो ये मोटा मोटी इनका सिचुएशन रहता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि अब इन सब का इम्पैक्ट जो है क्यों इंडियन इन्वेस्टर्स जो हैं फेड के रेट कट को वैल्यू दें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडियन इन्वेस्टर्स जो हैं वो क्यों फेड के रेट कट को इतना वैल्यू दें, भाव दें। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इसको अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो अगर रेट कट होता है तो होता ये है कि यूएस में बॉन्ड यील्ड्स जो होते हैं उसका भी रेट जो है, इंटरेस्ट रेट जो है वो घट जाता है। तो यानी कि एक तरह से जैसे इंडिया में एफडी के इंटरेस्ट रेट होते हैं, किसी टाइम पे ये 9-10% भी हुआ करते थे, आज की डेट में जो है वो आप समझ सकते हैं कि 5-6% है। अलग अलग बैंक के हिसाब से थोड़े बहुत ये प्लस माइनस हो सकते हैं। तो जिस तरह से एफडी के इंटरेस्ट रेट जो है वो रिड्यूस होते हैं, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि अब वो बैंक एफडी में रखें या किसी और बेहतर इंस्ट्रूमेंट में उसको लगाएं उस कैपिटल को। वैसे ही जब यूएस का बॉन्ड यील्ड घट जाता है तो वैसे में लोग क्या करते हैं कि वो बेटर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से जो है पैसे निकालते हैं। एग्जैक्टली निकालते क्या हैं, वो पैसे जो है बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए जो है वो, ताकि वो उस पर बेहतर रिटर्न कमा सके, उसके लिए वो इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ देखते हैं। और वैसे केस में फंड जो है इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ स्विच होता है, और इंडिया भी उसका एक अच्छा खासा बेनिफिशियरी रहता है। तो इंडिया पे इम्पैक्ट इस हिसाब से होता है कि एफआईआईज जो होते हैं उनका एक तरह से इनफ्लो बढ़ जाता है। एफआईआईज जो है ज़्यादा कैपिटल जो है वो इमर्जिंग मार्केट्स में लेके आते हैं, और इंडिया उनका वन ऑफ दी बेनिफिशियरीज के तौर पे हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा फेड के रेट कट का इम्पैक्ट डॉलर के पे भी हमें देखने को मिलता है। डॉलर यहाँ पे वीक होता है, रुपया स्ट्रांग होगा, और रुपया स्ट्रांग होगा तो एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट बेसिकली अगर आप देखेंगे तो हमें देखने को मिल जाता है। तो ये सारा सिचुएशन है। इसके अलावा यहाँ पे चूँकि इंटरेस्ट रेट घट रहा है तो बोरोइंग जो होगा, यूएस बोरोइंग जो होगा वो चीपर होगा, लोगों को ईजिली जो है क्रेडिट अवेलेबल होगा, पूंजी अवेलेबल होगी, और इसके हिसाब से लोगों के पास में
कैपिटल पूंजी काफ़ी ज़्यादा होगी तो मार्केट में लिक्विडिटी फ्लो होगा, लिक्विडिटी रश हमें देखने को मिलते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इन फेड के रेट कट के हिसाब से विनर्स कौन से हमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल हम लोग इंडियन स्पेसिफिक सिनारियो में बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट के हिसाब से कौन से सेक्टर्स जो है वो विनर हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो मेजर सेक्टर होता है वो आईटी और टेक्नोलॉजी का सेक्टर है। चूँकि इंडिया के केस में अगर आप देखेंगे तो वीक डॉलर और इम्प्रूव्ड आप समझें कि यूएस का स्पेंडिंग आउटलुक जो है वो इम्प्रूव्ड नज़र आता है, तो उसके हिसाब से आउटसोर्सिंग के जो एवेन्यूज़ हैं वो बढ़ जाते हैं। और आउटसोर्सिंग के एवेन्यूज़ बढ़ेंगे तो इंडिया मतलब आप अगर नोटिस करेंगे तो यूएस का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है, या इंडियन बेस्ड कंपनीज़ की बात करें तो इंडियन के जो टॉप आईटी फर्म्स हैं उनके मेजर रेवेन्यू के सोर्सेज जो है वो यूएस मार्केट होता है। और ज़्यादातर वो आउटसोर्सिंग के हिसाब से जो है वो पैसे अर्न कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली आईटी और टेक्नोलॉजी सर्विसेज को बेनिफिट मिलेगा, आउटसोर्सिंग के अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा उन्हें देखने को मिलेंगे। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो आईटी सेक्टर्स में टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, एचसीएल हो गया, ये सब जो है इनमें मेजर यूएस एक्सपोजर होता है। यूएस का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है इन कंपनीज के रेवेन्यू का एक बहुत मेजर पोर्शन जो है वो यूएस मार्केट से हमें देखने को मिलता है। अप्रॉक्स 50%, इवन मोर देन, कुछ केसेस में मोर देन 50% ऑफ द रेवेन्यू है वो बेसिकली यूएस मार्केट से आते हुए हमें दिखता है। तो इन कंपनीज के हिसाब से देखेंगे तो ये मेजर बेनिफिशरीज के तौर पे नज़र आएंगी। तो एनीवेज आईटी और टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उनको एक बूस्टर डोज मिल रहा है, ये हम लोग कह सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टेप से। फेड ने जो ये स्टेप लिया, बाय द वे फेड जो है वो फेडरल रिजर्व की बात हो रही है, जैसे इंडिया में आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक के तौर पे काम करता है, वैसे ही फेड जो है यूएस का आप समझ लें कि सेंट्रल बैंक है। और वो पॉलिसी मेजर्स लेते हैं इकोनॉमी का संतुलन बना के रखने के लिए, इकोनॉमी को ग्रोथ के ट्रैक पे रखने के लिए। तो ये चीज़ भी आप में से जो कुछ नए होंगे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के तौर पे तो उनको शायद पता ना हो, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब दूसरा मेजर सेक्टर जो इसका बेनिफिशियरी रहता है वो बैंकिंग एंड फिनेंशियल्स होता है, चूँकि चीपर आप समझें कि ग्लोबल लिक्विडिटी यहाँ पे अवेलेबल होता है जब रेट कट यूएस ने किया है तो उस केस में जो है अगर लिक्विडिटी बढ़ा है तो बैंकिंग और फिनेंशियल सर्विसेज का जो है रोल ऑटोमेटिकली उससे लिंक होना शुरू हो जाता है। सो बैंकिंग और फिनेंशियल सेक्टर्स भी जो हैं इसके बेनिफिशरीज रहने वाले हैं। और इंडिया स्पेसिफिक स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करें तो एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब जो हैं ये मेजर बेनिफिशरीज के तौर पे हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल स्टॉक्स के नाम हम लोग ले रहे हैं वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इन चीज़ों का आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स भी जो होते हैं उनको भी एक मेजर बूस्ट मिलता है लिक्विडिटी बेसिकली रेट के कट होने के कारण से। इसका कारण ये है कि अगर जब रेट कट होता है तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग घट जाता है, और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होता है तो अब बिगर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट करना होता है उसके लिए जो है फंड ईजिली अवेलेबल होता है, चीपर प्राइस पे अवेलेबल होता है, तो ऐसे में एक्टिविटीज़ बढ़ते हैं और जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स होते हैं उनको बूस्ट मिलता है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो इंफ्रा सेगमेंट हो गया, मेटल्स सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, इन सब को जो है ये भी जो है बेनिफिशियरी रहते हैं जब रेट कट होता है फेड के द्वारा। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट्स में अगर हम लोग बात करें तो बेनिफिशियरी स्टॉक्स की बात करें तो एल&टी हो सकता है, टाटा स्टील को आप रख सकते हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील को रख सकते हैं, अदानी पोर्ट्स को रख सकते हैं। तो ये सारे आप देख सकते हैं कि रेट कट का जो इम्पैक्ट है इन पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट मेजर जो बेनिफिशियरी वाला सेगमेंट इंडियन मार्केट के हिसाब से आपको देखने को मिल सकता है वो मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि जब रेट कट होता है तो लोगों के पास में लिक्विडिटी तो डेफिनेटली हो जाता है। लिक्विडिटी रश के कारण से जो होता है बहुत सारा जो रिस्की बेट भी जो है लोग लेना पसंद करने लगते हैं, और उस केस में मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में भी जो है उछाल देखने को मिल जाता है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप जो स्टॉक्स हैं वो भी बेनिफिशियरी रहते हैं जब यूएस फेड के द्वारा जो है रेट कट किया जाता है।
अब ये सारे तो विनर्स के सेगमेंट्स जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब लूजर्स के बारे में थोड़ा-सा हम लोग बात कर लें, या फिर लूजर वर्ड बहुत एप्रोप्रिएट नहीं है। हम वैसे उन सेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो स्ट्रगल करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो एक्सपोर्ट ड्रिवन नॉन आईटी सेक्टर्स हैं वो इसके बेनिफिशियरी शायद बहुत अच्छे नहीं रहने वाले हैं। जैसे टेक्सटाइल्स हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, चूँकि उस केस में जो है जो अगर रुपी स्ट्रांग हुआ है तो एक्सपोर्ट के हिसाब से जो है वो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी। रुपी अगर स्ट्रांग हुआ है तो एक्सपोर्टर्स का कॉम्पिटिटिवनेस जो होता है वो घट जाता है। तो ये सिनेरियो है। इसके अलावा डिफेंसिव सेक्टर्स की बात करें तो एफएमसीजी हो गया, फार्मा हो गया, ये सब भी जो है वो स्टैग्नेंट के तौर पे आपको देखने को मिल सकते हैं। और ऐसी स्थिति में होता यह है कि डिफेंसिव जब लिक्विडिटी रश होता है तो लोग जो है डिफेंसिव सेक्टर से निकल के जो होता है वो रिस्की सेगमेंट्स में जाना पसंद करते हैं। तो वैसे केस में इन सेक्टर्स में जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो एफएमसीजी और फार्मा वाले काउंटर जो होते हैं वो रिलेटिवली जो है स्टेबल, या फिर आप ये समझिए कि एक तरह से डिफेंसिव सेगमेंट के तौर पे, डिफेंसिव सेक्टर्स के तौर पे कंसीडर किए जाते हैं। तो इनमें ये स्टैग्नेंट रह सकते हैं यूएस फेड के द्वारा रेट कट अनाउंसमेंट के बाद में। इसके अलावा इम्पोर्ट हेवी बिजनेस विथ यूएसडी लोन्स, ये सब जो होगा वो उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहेगा इन सारी सिचुएशंस के कारण से। तो फिलहाल मोटा मोटी आप ये समझें कि जो भी एक्सपोर्ट वाला जो बिजनेस है, जेम्स का, ज्वेलरी का, इवन टेक्सटाइल्स का, ये इम्पैक्टेड होगा। जो डिफेंसिव सेगमेंट्स है वो स्टैग्नेंट रह सकता है, जैसा कि आपका फार्मा हो जाता है। तो ये सारे सेगमेंट जो हैं आपको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस देते हुए शायद नज़र ना आए। इसके अलावा अब इसका जो है एक ट्रायल तो आज के मार्केट में हमें देखने को मिल गया, क्योंकि अब यूएस फेड के द्वारा रेट कट अनाउंसमेंट के बाद ही अगर आप देखें तो सेंसेक्स 300 पॉइंट जंप करके जो है वो खुला, और निफ्टी जो है वो 24,400 जो है वो ओपनिंग ट्रेड में ही पार करते हुए नज़र आया। तो इमीडिएट मार्केट रिएक्शन तो पॉजिटिव ही हमें देखने को मिल रहा है, और इसके हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है लिक्विडिटी और ग्रोथ की होप जो है वो इंटैक्ट है, और उसके हिसाब से जो है मार्केट में एक तरह से प्री रैली जो है, एग्जैक्टली प्री रैली तो नहीं, ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है, तो मार्केट में एक उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो है रैली देखने को आज मिल गई है। अब इस सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसको दो पार्ट में हम लोग देखते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू लेके चल रहे हैं, 2-3 महीने के हिसाब से सोच रहे हैं, तो आपको जो बेनिफिशियरी या विनर्स वाले जो सेक्टर्स हैं उनको फोकस में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यानी कि आईटी हो गए, बैंक्स हो गए, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स हो गए, आप उनको ध्यान में रखते हुए अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 2-3 महीने के हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं तो। इसके अलावा मीडियम टर्म के हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी आप रख सकते हैं, तो वैसे कि इसमें जो लोग बहुत ज़्यादा रिस्कियर मतलब खुद से अगर डायरेक्ट इक्विटी में एक्सपोजर नहीं रख पाते हैं, तो वैसे कि इसमें आप फ्लेक्सी कैप या फिर मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मीडियम टर्म में आपको ठीक ठाक रिटर्न जो है वहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो फेड का जो रेट कट है वो एक तरह से ग्लोबल सिनारियो में एक बूस्टर डोज की तरह काम करता है। इकोनॉमी को जो है बेनिफिट मिलता है, स्पेशली इमर्जिंग इकोनॉमीज जो हैं वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी के तौर पे देखने को मिल जाता है। तो अब इन सिचुएशंस में जो है आप किन सेक्टर्स पे बेट कर रहे हैं, नीचे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें, और इसके अलावा अपने रीजन्स भी वहाँ पे लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को करना ना भूलें, और अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो नीचे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन अगेन। यहाँ पे जो भी हमने डिस्कशन किया वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए था, कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं था। थैंक यू।